थर्मोडायनेमिक बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। पहले तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स में अपन डील करते हैं एनर्जी चेंज और केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में। इसमें एक चीज आती है यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है यूनिवर्स। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। बाउंड्री दो प्रकार की बाउंड्री होती है थर्मोडायनेमिक्स में, एक होती है डायाथर्मिक और दूसरी होती है इंसुलेटेड। अब डायाथर्मिक बाउंड्री क्या होती है सर? जिसमें एनर्जी या हीट का एक्सचेंज हो सके उसे डायाथर्मिक बोलते हैं। और इंसुलेटेड, देखो नेम से ही पता चल रहा है इंसुलेटेड यानी यहां पे एनर्जी और हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो बाउंड्रीज के बारे में पता चल गया, डायाथर्मिक और इंसुलेटेड दो टाइप की बाउंड्री होती है। थर्मोडायनेमिक बेसिक टर्म्स में बात करते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम तीन टाइप के हो सकते हैं, एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब सर ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, उसे ओपन सिस्टम बोलेंगे। बात करें क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता है पर जो मैटर है उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आप एनर्जी का एक्सचेंज कर पाओगे और ना ही मैटर का एक्सचेंज कर पाते हैं। ओके, तो सिस्टम क्लियर हुआ, तीन टाइप के हैं, ओपन, दूसरा क्लोज और थर्ड आइसोलेटेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हो ना, डिपेंड ऑन मास, उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कैसे आप एग्जांपल लिखोगे, इनके क्वेश्चन कैसे आता है नीट में, इनके जो एग्जांपल्स है, जैसे एंथैल्पी दे दिया, पूछ लिया कि एक्सटर्नल जो ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी दे दिया, तो आपको ये एग्जांपल्स देखने हैं। और देखोगे कैसे, याद कैसे रखोगे, आपको तरीका बता दिया कि जो डिपेंड करती है मास पे वो एक्सटेंसिव है। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जितने भी टाइप की एनर्जी मिल जाए ना वो सारी एक्सटेंसिव होती है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब एक्सटेंसिव है। ठीक है, ओके। अगर आपको एक बात ध्यान रखना, अगर इन चीजों में स्पेसिफिक या मोलर वर्ड लग जाए, एनर्जी के स्पेसिफिक वर्ड लग जाए या एंथैल्पी के आगे स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया जाए, तो ये फिर इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। अगर जनरली एनर्जी लिखा हुआ है या इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सभी एक्सटेंसिव होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। अब जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या किसी मास पे डिपेंड कर रहा है? आपके पास मान लो 2 किलोग्राम शुगर है और एक आपके पास 5 किलोग्राम शुगर है, या वो उसका जो टेम्परेचर दोगे उसका, वो उसके मास पे डिपेंड थोड़ी करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, जैसे टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पीएच हो गया, मोलर मास हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। अब आप देखो हीट कैपेसिटी यहां पे लिख रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा मोलर हीट कैपेसिटी, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ईएमएफ ऑफ सेल, सबसे इंपॉर्टेंट है ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ये आता ही आता है क्वेश्चन में, या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है या यहाँ पे। तो इंटेंसिव ईएमएफ ऑफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात मैं बताता कि स्पेसिफिक या मोलर वर्ड आ जाए, स्पेसिफिक या मोलर आ जाए हीट कैपेसिटी के आगे, तो ये इंटेंसिव हो जाती है। अगर जनरली हीट कैपेसिटी लिखी हुई हो तो वो एक्सटेंसिव होती है। जनरली हीट कैपेसिटी क्या होती है? एक्सटेंसिव। अगर स्पेसिफिक आ जाए या मोलर आ जाए, यानी पर ग्राम पर मोल के रूप में ले रहे हैं इनको, तो ये क्या हो जाती है? इंटेंसिव हो जाती है। ये डिपेंड मास पे नहीं करती है स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी, स्पेसिफिक या मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, क्वेश्चन बनता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के एग्जांपल्स के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या है? ऐसे फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेंगे वो होते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन कौन से होते हैं? जो पाथ पे को फॉलो करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये डिपेंड करेंगे पूरे पाथ पे, किस प्रकार से वो रिएक्शन का पाथ हो रहा है, या जो ग्राफ में अपन ने ग्राफ बनाया तो उस पूरे पाथ पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? हीट और वर्क। आपकी एनसीईआरटी में आपको हीट और वर्क के अलावा जो भी एग्जाम्पल मिले सब स्टेट फंक्शन के हैं। हीट और वर्क ये पाथ फंक्शन होते हैं। ओके, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। ठीक है, इसे हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट किया है, सी बराबर डेल्टा क्यूब बाई डेल्टा टी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो होगी मोलर हीट कैपेसिटी।
अगर स्पेसिफिक की बात करें तो 1 ग्राम कर दो, जैसे यहाँ पे 1 मोल गैस लिया ना, वैसे ही 1 ग्राम ऑफ गैस ले लो। तो यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ठीक है, क्यू क्या है, यहाँ पे हीट है, और डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, थर्मल आइसो हो गया मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज जीरो आ जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस, बारिक प्रोसेस, आइसो बारिक, बारिक देखो वर्ड, तो बारिक से प्रेशर कांस्टेंट और डेल्टा पी जीरो, यानी प्रेशर में चेंज जीरो। आइसोकोरिक, कोरिक यूज किया जाता है वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस सब जानते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट चेंज जीरो होता है, यानी डेल्टा क्यू जीरो होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस, इससे क्वेश्चन भी आता है। साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उसे साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। और साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन है ना वो जीरो होते हैं। स्टेट फंक्शन वर्क और हीट को छोड़ के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, इनमें चेंज जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो आपको ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस समझ में आया क्या? यानी आइसोथर्मल, थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, बारिक प्रेशर कांस्टेंट, कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट चेंज कांस्टेंट। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल फाइनल स्टेट सेम। थर्मोडायनेमिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस, दो टाइप की प्रोसेसेस आती है। इसमें अपन देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना ये फाइनाइट स्टेप्स में होती है। ठीक है, जबकि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी ना वो इनफाइनाइट स्टेट में होती है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ये फास्ट होगी, ये रिएक्शन, ये रियल प्रोसेसेस होती है और इनको ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाते हैं। ओके, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये इनफाइनाइट स्टेप में होती है। जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होती है और ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस होती है, ये रियल नहीं होती। इरिवर्सिबल तो रियल होती है, इसमें चेंजेज स्लो में होंगे, सिस्टम और सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, और इसके जो ग्राफ होंगे उनको रिवर्सिबल के ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये क्लियर हुआ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मामला आपको। ओके, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब जितनी भी एनर्जी है ना उन गैस पार्टिकल की, उसको सबका सम, सबका एडिशन इंटरनल एनर्जी होता है। यानी जनरली बात करें तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इंटरनल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो मैंने पहले भी बता चुका कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर कोई रिएक्शन दे रखी है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दे रखे हैं, तब आप इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे? तब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी में से रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी माइनस कर दोगे तो आपके पास डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज आपके पास फाइनल आ जाएगा। ओके, अगर गैस रियल गैस है तो उसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ओके, तो इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड किस पे कर रही है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगी तो काइनेटिक पे, और ये काइनेटिक टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। तो यानी इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो यानी अगर गैस आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, जबकि गैस अगर नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी तो ये तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और टेम्परेचर पे भी। तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर नॉन आइडियल गैसेस। आपके पास जनरली आइडियल गैस होती है तो ये इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है वहां पे। हीट की बात कर लेते हैं, क्या क्या साइन लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है हीट। हीट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट का फॉर्मूला क्या होगा, हीट क्यू से डिनोट किया इसको, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। हीट एक पाथ फंक्शन है। अगर हीट की अपन बात करें तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, हीट पाथ फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और आप जो थर्मोडायनेमिक्स में लो पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चंस में क्यू कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है। अगर आपके पास हीट को एब्जॉर्ब किया जाए किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा, वहां पे क्यू पॉजिटिव लेना है। अगर हीट रिलीज कर दी जाए सिस्टम के द्वारा तो वहां पे क्यू नेगेटिव लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देख, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यू पॉजिटिव, हीट रिलीज हो रही है तो क्यू नेगेटिव। वर्क की बात करते हैं। वर्क होता है W बराबर माइनस पी डेल्टा वी, पी प्रेशर, डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज होता है, ये नेगेटिव में होना चाहिए। वर्क एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, ये जो तीन फॉर्मूले यहाँ पे बता रखे हैं ना, इन तीन फॉर्मूलों से आपके वर्क के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं ना वो सोल्व हो जाते हैं जनरली। वर्क बराबर माइनस पी डेल्टा वी, W बराबर माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी आर टी क्या है, जो गैसियस मोल्स होंगे प्रोडक्ट के उनमें से रिएक्टेंट के गैसियस मोल घटाने हैं तो आपके पास डेल्टा एन जी आ जाएगा। ठीक है, वर्क बराबर माइनस एन आर डेल्टा टी,
होता है। ओके, इतनी बात क्लियर, डेल्टा एन जी भी क्लियर हो गया। ओके, ये गैसीय मोल ध्यान रखना, गैस के लिए, सॉलिड के लिए नहीं होंगे डेल्टा एन जी और लिक्विड के लिए नहीं होंगे। वर्क कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव होता है? अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वहां पे कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा वहां पे तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो वहां पे एक्सपांसन होगा, और एक्सपांसन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये बात तो आपको सिंपली रटी हुई है, याद है, समझ में आ जाती है। फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आप फिजिक्स में अलग पढ़ सकते हैं, साइन चेंज होते हैं ना फिजिक्स में। ओके, डेल्टा यू क्या है? यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, क्यू है हीट एंड डब्ल्यू है वर्क। अगर ये फर्स्ट लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस में लगाए, आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या होता है? जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है तो अपन ने पढ़ा था कि रियल गैस जो आइडियल गैस है उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है यानी डेल्टा यू वो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा यू जीरो तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो गया। यहाँ पे एडियाबेटिक की बात करें तो क्यू बराबर जीरो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, क्यू जीरो रख दिया तो अपन ने। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? जो डेल्टा यू है, डेल्टा वी, डेल्टा टेम्परेचर, ये सारे जीरो होते हैं, इनमें चेंज जीरो होता है ना। ओके, तो यहाँ पे क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फर्स्ट लॉ तो 100% एफिशिएंसी बता देता है पर ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो हीट की डायरेक्शन है उसके बारे में नहीं बताता, तो ये दो इसके क्या हो गए? लिमिटेशन हो गई फर्स्ट लॉ की। बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी क्या है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो जो ये एंथैल्पी है अपन ने पढ़ा था कि ये एक्सटेंसिव फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर एंथैल्पी किसी रिएक्शन की निकालनी है, आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी दे रखी है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी दे रखी है, तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे? डेल्टा एच बराबर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इससे आप निकाल सकते हो। डेल्टा एच की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, उससे आप बता सकते हो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, यानी हीट रिलीज हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज हुई है, एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया? हीट है जो एब्जॉर्ब हुई है। ओके, डेल्टा एच का एक फॉर्मूला और आता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे पी डेल्टा वी तो वर्क के सारे फॉर्मूले लगा लो, एनआर डेल्टा टी एनजी आरटी, डेल्टा एनजी आरटी। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर, डेल्टा वी है वॉल्यूम में चेंज। ओके, अगर एंथैल्पी की यूनिट की बात करें तो ये जूल में होती है, ये एक्सटेंसिव हो जाएगी। अगर मैंने क्या बोला था कि एंथैल्पी मोलर के रूप में आ जाएगा, स्पेसिफिक के रूप में, मोलर के रूप में पलमोल में, या स्पेसिफिक पर ग्राम में आ जाए तो ये इंटेंसिव हो जाती है तब। ओके, सीपी एंड सीवी के बारे में बात करते हैं। सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां से अपन निकाल सकते हैं कि डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा यू किस पे होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला जाएगा, और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ओके, तो डेल्टा यू बराबर सीवी डेल्टा टी और डेल्टा एच बराबर सीपी डेल्टा टी होता है। अगर अपन बात करें मेयर रिलेशन की या पॉइजन रेशियो वगैरह, इनमें सीपी और सीवी में रिलेशन होता है ये, तो सीपी माइनस सीवी बराबर एनआर, मेयर रिलेशन हो गया। पॉइजन रेशियो होता है गामा बराबर सीपी बटा सीवी होता है। यहां पे आपको याद करनी है गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए। तो गामा मोनो एटॉमिक के लिए होता है 1.66, डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है 1.4, और पॉली एटॉमिक के लिए होता है 1.33। ओके, और यहाँ पे सीवी और सीपी की वैल्यू भी यहां से याद कर सकते हैं आप। वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांसन ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है? W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये फॉर्मूला तो हमेशा लागू होता है, ठीक है। अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तब अपन क्या लगाएंगे? तो इसके लिए दो फॉर्मूले बना रखे हैं, उनको याद कर लो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इनके। W बराबर माइनस 2.303 NRT log V2 बाई V1। तो आपने देखा है PV बराबर कॉन्स्टेंट होता है ना, तो V2 बाई V1 है तो P1 बाई P2 में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो W बराबर माइनस 2.303 NRT log 10 की बेस पे P1 बाई P2। तो ये दोनों फॉर्मूलों से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आए आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइडियल गैस के लिए वर्क पूछा जाए तो इन दोनों, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो, आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में वर्क का फॉर्मूला आपको कैसे निकालना है? वर्क बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल
इंटू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला हमेशा लागू होगा, कहीं पे भी इस फॉर्मूला को आप लगा सकते हो, ठीक है। डेल्टा वी क्या लिख सकते हैं आप, V2 माइनस V1, ठीक है। और V2 को आप क्या लिख सकते हो, NRT बटा P2, है ना। कैसे लिख दिया आपने, ये PV बराबर NRT से, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से। यहां से V निकाल लिया तो NRT बाई P हो गया ना, तो V2 बराबर NRT अपॉन P2। आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर सेम रहेगा, ओके। तो ये वर्क का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, किसके लिए, ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए। और रिवर्सिबल के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, ये रिवर्सिबल के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया ना, ये फॉर्मूले अलग है, इरिवर्सिबल के अलग है। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट में जो चेंज होता है वो जीरो होता है, ठीक है सर, डेल्टा क्यू बराबर जीरो हो गया। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, उनसे क्वेश्चन सोल्व होता है, और एक वर्क का फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखना होता है। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होनी चाहिए, टीवी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होता है, और टीपी 1 माइनस गामा अपॉन गामा बराबर कांस्टेंट। अब पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हो, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। ऐसे करके सोल्व करते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। एक इसमें आता है वर्क का फॉर्मूला। वर्क में क्या करोगे आप, फर्स्ट लॉ लगा के देख लो, तो W बराबर डेल्टा यू आएगा। क्यों 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 आएगा, क्योंकि डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ से, और डेल्टा क्यू यहाँ पे क्यू है ना जो जीरो है, तो W बराबर डेल्टा यू पॉजिटिव में, तो वर्क बराबर डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो, NCVM डेल्टा टी, और CV को क्या लिख सकते हो आप, R अपॉन गामा माइनस 1, तो ये NR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी हो गया। तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर इसकी स्लोप की बात करें तो माइनस गामा P बाई V इसकी स्लोप होती है, स्लोप भी आपको काम आएगी, ओके। ये ग्राफ है, ये बहुत बार PYQ में आया हुआ है। इससे ये पूछा जाता है, ग्राफ दे दिया हुआ होता है ये 4 ग्राफ, और इससे पूछा जाता है कि कौन सा आइसोबारिक है। ज्यादातर तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बारे में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट, तो ये आइसोबारिक हो गया। और ये वाला ग्राफ देखो, ये यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो ये आइसोकोरिक हो गया। अब सर बात करते हैं इस आइसोथर्मल की और एडियाबेटिक की, कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है ये बताना है। अब देखो आइसोथर्मल के लिए स्लोप निकालो, आइसोथर्मल के लिए स्लोप क्या होगी, माइनस P बाई V, और एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो क्या हो गया, इसकी स्लोप होगी माइनस गामा P बाई V, ठीक है। तो स्लोप के बेसिस पे आप इसको देख लो, भाई ये माइनस P बाई V है, जो ज्यादा है कम है, एक ज्यादा एक कम है, तो आइसोथर्मल ऊपर वाला हो गया ये, और ये एडियाबेटिक हो गया, ओके। तो स्लोप कम और ज्यादा ये देखना है, आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबेटिक कौन सा है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। जो डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट होता है वो एंट्रोपी होती है। कोई रिएक्शन दे रखी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आपको रिएक्शन की एंट्रोपी पूछी जाए, एंट्रोपी चेंज पूछा जाए, तो डेल्टा एस बराबर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट आपको कर देना है। अगर अपन बात करें कि डिसऑर्डरनेस किसमें ज्यादा होगी, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे या ज्यादा डिसऑर्डर हो रहे हैं उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। यानी एंट्रोपी की बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, तो एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा और सॉलिड की कम होगी, ओके। बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है सर, बॉइलिंग ऑफ एग में तो एग सॉलिड हो जाता है, नहीं भाई वो चीज नहीं देखनी, यहां पे देखना प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है, तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, ओके, यानी एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी डेल्टा एस। अगर दो गैस को मिक्स कर दिया आपने तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर रेंडमनेस बढ़ी किसी चीज की तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एक चीज ध्यान रखना, चेंज इन एंट्रोपी है ना वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और एंट्रोपी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। ये CPS पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी को देखते हैं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, 1 मोल सॉलिड है उससे 1 मोल लिक्विड बन गया तो वो होगी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बराबर डेल्टा H फ्यूजन बटा टेम्परेचर, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्ट किया है सॉलिड को लिक्विड पे, वो हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अब बात करें एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी 1 मोल लिक्विड है उसकी वेपर बन गई 1 मोल, तो वो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, यानी डेल्टा एस वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा H वेपर बटा टेम्परेचर, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अपन ने बॉइल किया है लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट किया है तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब बात करें एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, तो डेल्टा एस सब्लिमेशन बराबर डेल्टा H एंथैल्पी सब्लिमेशन की बटा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये सब्लिमेशन हुआ है वो, ओके। तो ये एंट्रोपी हो गई किसकी, फ्यूजन, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन की। अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज देखते हैं।
सबसे पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन आए ना, एंट्रोपी चेंज पूछे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आपको सीधे फॉर्मूले लगाने ही है, इनका डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा ना अब। तो डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर, एन क्या है मोल, आर गैस कांस्टेंट, लोग V2 बाई V1, वी क्या है यहाँ पे V2 वॉल्यूम है, ठीक है। और V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हैं, P1 बटा P2, तो ये P1 बटा P2 हो गया। एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, अगर क्वेश्चन में आइसोबारिक प्रोसेस हो तो डेल्टा एस बराबर 2.303 एन CPM लोग T2 बटा T1, T क्या है टेम्परेचर है, CP है, और N क्या है यहाँ पे मोल्स है। ओके, ये बात क्लियर होगी। अगर आपको आइसोकोरिक प्रोसेस दे और एंट्रोपी पूछे, तब आपको एंट्रोपी चेंज बराबर 2.303 एन CPM लोग T2 बाई T1। देखो आइसोबारिक में CP यूज किया था, आइसोकोरिक में CV यूज किया है, ठीक है, ये पता चल रहा है। एंट्रोपी चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको। गिब्स फ्री एनर्जी, free energy of system which can be converted into useful work, this is called Gibbs free energy। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और ये स्टेट फंक्शन होती है। अब गिब्स फ्री एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो इनसे सोल्व हो जाएगा। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, टी टेम्परेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। ओके, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी है, और ये नॉर्मल है जिस पे अपने को पूछा है जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, प्लस 2.303 RT लोग QC। ओके, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो उसके लिए ध्यान रखो। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी 0 है तो इक्विलिब्रियम में रहेगी, सीधी सी बात है। गिब्स फ्री एनर्जी में एक न्यूमेरिकल बनता है कि टेम्परेचर एट रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। इसके लिए आपको गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए डेल्टा जी क्या होती है, 0 होगी, तो डेल्टा जी को 0 रखा तो यहाँ से वो टेम्परेचर आ जाएगा जिसपे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर आया ये टी, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा, अगर वो टेम्परेचर टी से ज्यादा हो, जो रिएक्शन में दिया हुआ है वो टेम्परेचर इस टी से ज्यादा हो, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, वहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर ये टेम्परेचर, ठीक है, यहां इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रिएक्शन में दिया हुआ हो, वहां पे डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तब क्या होगा, तो देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच नेगेटिव यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव के लिए तो सभी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। कैसे देखना है आपको, डेल्टा एच क्या करो यहाँ पे नेगेटिव कर दो, डेल्टा एस पॉजिटिव कर लो यहाँ पे, तो हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तब क्या होगा, लो टेम्परेचर पे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। वो आप यहाँ पे रख के डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू रख के चेक कर लोगे, ठीक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस को पॉजिटिव रखोगे, तब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो सभी टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इतनी बात क्लियर। ये डायरेक्ट मैं वैल्यू कैसे बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में इस एस की और एच की वैल्यू रख के देख रहा हूं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये सोल्व करने का तरीका हो गया। थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉज की स्टेटमेंट एक साथ कवर करवा देता हूं। फर्स्ट लॉ तो आप जानते ही हैं, क्या होता है कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपन एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी को, ये बोलता है फर्स्ट लॉ। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज, क्यू है हीट, डब्ल्यू है वर्क, ठीक है, इतना बात क्लियर। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ बोलता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनके लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है, ठीक है, सिस्टम का। अगर अपन बात करें थर्ड लॉ की स्टेटमेंट की, तो थर्ड लॉ बोलता है कि फॉर ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड
एंट्रोपी इज जीरो एट 0 केल्विन। अब 0 केल्विन क्या है? 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की स्टेटमेंट्स हो गई। कभी क्वेश्चन आ जाए इनसे स्टेटमेंट का तो यहां से कर लोगे आप।